आसपास रहने वाले लोग मौत की दुआ मांगते थे। एक तरफ शहर में धमाका हो रहा था और दूसरी तरफ उसी बर्लिन शहर की सुनसान सड़क पर चल रहे सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी कई धमाके हो रहे थे। अभी अभी नाजी जर्मनी के विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप से हुई बातचीत उनके दिमाग में बारूद की तरह सुलग सुलग कर फट रही थी। सुभाष, हिटलर आपसे नहीं मिलेंगे। रिबेनट्रॉप की इस बात ने सुभाष को गुस्से से भर दिया था। उन्होंने रिबेनट्रॉप की आंखों में आंखें डालकर पूछा, नहीं मिलेंगे? ये कैसा जवाब हुआ? क्या आपको लगता है कि एक बहरूपिया बनकर गूंगा और बहरा होने का नाटक करके अफगानिस्तान से रूस के रास्ते मैं यहां जर्मनी से यह सुनने के लिए पहुंचा हूं कि हिटलर नहीं मिलेंगे? सुभाष का गुस्सा बेकाबू होते देख रिबेनट्रॉप ने कहा, सुभाष, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है, मगर आपको तो पता है कि हिटलर के सामने किसी की भी नहीं चलती। उससे मिलना पहाड़ी जमीन खोदकर पानी निकालने जैसा काम है, आसान नहीं। आसान तो कुछ भी नहीं है मिस्टर रिबेनट्रॉप। भारत से निकल जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने मेरे भाई, मेरे पथ प्रदर्शक शरद चंद्र बोस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मेरे कदमों की सजा मेरे भाई को दे रहे हैं वो जालिम। इसके बावजूद मैं पीछे की ओर नहीं लौटा। क्या आपको ये आसान लगता है? रह रहकर टीस उठती है मेरे अंदर, मगर हिंदुस्तान की गुलामी का दर्द इससे कहीं बड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? रिबेनट्रॉप बिल्कुल स्तब्ध था। सलीके से बात करने वाले सुभाष आज बरस पड़े थे। वो अभी चुप ही था कि सुभाष ने कहा, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। याद रखिएगा कि बिना हिटलर से मिले मैं लौटने वाला नहीं। ये कहकर सुभाष अपने घर की तरफ चल पड़े। उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी और साथ ही अपने गुस्से पर काबू खो देने का मलाल भी। वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि एक लीडर को अपने गुस्से पर काबू रखना कितना अहम है। मायूसी और मलाल लिए 5 फीट 7 इंच लंबे बेखौफ सुभाष काले रंग की एक लंबी कोट पहने बर्लिन शहर की एक गली में चल रहे थे। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके बूट की आवाज के अलावा किसी और के बूट की आवाज भी आ रही है। सुभाष थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने अपनी चाल तेज की तो पीछे से आती आवाजें भी तेज हो गईं। कुछ कदम चलकर बोस अचानक पीछे मुड़े तो उनका पीछा कर रहे 2 लोगों को छिपने का समय नहीं मिला। अब वो दोनों बोस के ठीक सामने खड़े थे। इससे पहले कि वो बोस की तरफ बढ़ते, बोस उनकी तरफ बढ़ने लगे। पीछा करने वाले दोनों बोस की हिम्मत देख घबरा गए। उनमें से एक शख्स ने तो कमर में खोसी हुई पिस्टल निकाल ली। उसकी पिस्टल देखकर भी सुभाष नहीं रुके। अब वो दोनों पिस्टल ताने हुए सुभाष की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो सुभाष के करीब आए, सुभाष रुक गए। दोनों को घूरते हुए सुभाष ने कहा, इस खिलौने से खेलने आए हो या 2-2 हाथ करने की हिम्मत भी रखते हो? सुभाष का सवाल सुन वो दोनों पीछा करने वाले हैरान हो गए। फिर उनमें से वो शख्स आगे बढ़ा जिसके हाथ में पिस्टल थी। सुभाष के बिल्कुल करीब आकर उसने कहा, जैसा सुना था आप उससे भी कहीं ज्यादा बहादुर हैं मिस्टर बोस। हिटलर के साम्राज्य में आपका स्वागत है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, आप ब्रिटिश सरकार के निशाने पर हैं। तभी दूसरे आदमी ने एक कागज बोस को थमाया और बोला, आप बहुत ही हिम्मती इंसान हैं। हिटलर आपसे जरूर मिलेंगे। इससे पहले कि बोस उनसे कोई सवाल करते, वो दोनों किसी परिंदे की तरह उस गली से गायब हो गए। बोस ने उनका दिया कागज देखा तो वो डिप्लोमेट पासपोर्ट जैसा लगा। बोस को समझ आ गया कि जल्द ही हिटलर से मीटिंग की संभावना है और इसीलिए हिटलर के सुरक्षा सलाहकार पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए उनकी जासूसी करवा रहे हैं। घर आने पर सुभाष की जर्मन पत्नी एमिली शेंकल उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
एमिली के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। एमिली ने सुभाष को देखते ही गले लगा लिया और पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अपना अफसोस पत्नी से बांटते हुए उन्होंने कहा, हिटलर हमसे मिले नहीं। तभी एमिली कुछ सोचकर बोली, सुभाष, क्या यह ठीक भी है कि हिटलर के साथ आपका नाम सदियों तक जोड़ा जाए? आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी? सुभाष एमिली को समझाते हुए कहते हैं, एमिली, हमें खून की नदी पार करनी ही होगी। हमारी आजादी हमारा लहू मांग रही है। हमें एक ताकतवर आर्मी की जरूरत है और हिटलर ने वादा किया है कि वो हमारी मदद करेगा। सुभाष की बात सुनकर एमिली कुछ पल तो सिर्फ सुभाष के चेहरे को गौर से देखती रही। फिर वो बोली, क्या ये खून की नदियां हमें बर्बर नाजी के कबीलों जैसी नहीं बना देगी, जिनके लिए सभ्यता, संस्कृति, मानवता का कोई मूल्य नहीं है? एमिली के तर्कों को सुभाष बाबू बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन उन्हें अब तक ये संघर्ष ने काफी कुछ सिखा दिया था। वो बोले, एमिली, तुम्हें तो पता है मेरा मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी है। अगर गांधी जी को लगता है कि अहिंसा की राह पर चलने से ब्रिटिश हमें आजादी दे देंगे, तो वो गलत है। ये बात हर हिंदुस्तानी को समझनी होगी कि आजादी दी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। इसीलिए मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जो स्वतंत्रता संग्राम की आहुति प्रज्वलित करने में साझेदार होगी। सुभाष, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सहायता मत लो, लेकिन हिटलर से सहायता क्यों लेनी है? सुभाष फिर एमिली को समझाते, सदियों पुरानी कहावत है एमिली, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम तो जानती हो कि हिटलर और ब्रिटिश हुकूमत के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत और उसका साथ देने वाली ताकतों से लड़ने वाली एक्सिस आर्मी की कमान हिटलर के हाथों में है। अगर हिटलर अपनी आर्मी भारत भेजता है तो हम साथ मिलकर ब्रिटिश राज से लड़ेंगे। और अगर सुभाष की बात अधूरी रह गई। एमिली के मन में इस वक्त कई ख्याल चल रहे थे। वो कहती है, सुभाष, तुम समझ रहे हो ना, ये कितना खतरनाक है। हिटलर एक जल्लाद है। अनगिनत यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर उनका कत्ल कर चुका है वो। क्या तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो? अगर ब्रिटिश हुकूमत जालिम है तो हिटलर भी उनसे कम क्रूर नहीं है सुभाष। वो तुम्हारी मदद करेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। मैं जानता हूं एमिली कि मैं किस पथ पर चल पड़ा हूं। तुम जो कह रही हो वो सब सोचकर ही फैसला लिया है मैंने। सुभाष ने एमिली को टोकते हुए अपनी बात कही। उनकी बात सुन एमिली ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन जिस राह पर आप चल पड़े हो उस रास्ते पर चलते चलते तुम भूल गए हो कि आपकी एक पत्नी भी है और अब से कुछ महीनों में तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। उसके बारे में भी तो सोच लिया करो। नाराज लहजे में अपनी बात कहकर एमिली अपने कमरे से चली गई। इस पल में सुभाष ने खुद को अकेला महसूस किया और उदासी उन्हें घेरने लगी। सुभाष एमिली को बेहद चाहते थे और उन्हें हमेशा सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश भी करते। उन्हें अपने आने वाले बच्चे का भी बेसब्री से इंतजार था, मगर इन सब के बीच सुभाष 38 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर कसी हुई गुलामी की जंजीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हर एक भारतीय पूरी उम्मीद से आजाद भारत की एक सुबह देखने को बेताब था। अब बोस अपने कमरे में टहलते हुए हिटलर से मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। इंतजार करते हुए बोस की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो इसी कश्मकश में थे कि तभी उनका फोन बज उठा। बोस ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रिबन ड्रॉप की आवाज आई। कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। वहां से हम हिटलर के खुफिया बंकर पर जाएंगे। हिटलर हमें वहीं मिलेंगे। अपनी बात कहकर रिबन ड्रॉप ने फोन रख दिया। अगली सुबह बोस हिटलर से मिलने के लिए निकल ही रहे थे। एमिली ने आज सुबह से ही उनसे कोई बातचीत नहीं की थी।
मगर उन्हें निकलते देख वो सामने आई और एक गिफ्ट उन्हें थमाया। सुभाष ने देखा कि वो गिफ्ट एक डब्बे में बड़े सलीके से पैक किया हुआ था। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। ये किस लिए? एमिली ने उन्हें समझाते हुए कहा, हिटलर को तोहफे पसंद है। अब जब तुमने ये तय कर ही लिया है कि तुम हिटलर से मिलोगे तो कम से कम मेरी ये सलाह मान लो और ये तोहफा उसके लिए ले जाओ। हालांकि सुभाष का हिटलर से मिलना एमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो चाहती थी कि सुभाष अपने मकसद में कामयाब हो। सुभाष भी ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी पत्नी उनका कितना ख्याल रखती है और उनसे कितना प्यार करती है। एमिली के हाथों से गिफ्ट लेकर बोस का मन हल्का जरूर हुआ। उन्होंने पूछा, क्या है इस तोहफे में? एक पेंटिंग है। आप तो जानते ही हैं कि हिटलर खुद भी एक अच्छा पेंटर है। उसने कला की पढ़ाई के लिए वियना स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेने की कोशिश भी की थी। अगर उसका वहां दाखिला हो जाता तो शायद आज ये सब ना हो रहा होता। एमिली ने अफसोस जताते हुए बोस को बताया। इससे पहले कि बोस अपने घर से निकलते, उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, हिटलर तो रंगों की दुनिया को बहुत पहले ही छोड़ चुका है अब रंग शायद ही उन्हें आकर्षित करें। सुबह 10 बजे बोस रिबेनट्रॉप से तय हुए जगह पर मिले। वहां से नाजी आर्मी के साथ दोनों हिटलर के बंकर की तरफ चल पड़े। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर के कई खुफिया बंकर थे। 2 घंटे की यात्रा तय कर आखिरकार बोस और रिबेनट्रॉप जंगल और पहाड़ों के बीच बने उस बंकर में पहुंचते हैं जहां हिटलर रह रहा था। वहां पहुंचने पर नाजी आर्मी के 2 जवान एक सुरंग के अंदर से उन्हें ले जाते हैं। हिटलर के ठिकाने पर पहुंचकर बोस को एक अजीब से कमरे में बिठाया जाता है। गुप्त कमरे से कुछ आंखें उन पर नजर जमाए हुए बैठी थीं। थोड़ी देर इंतजार के बाद हिटलर अपने सहयोगियों के साथ कमरे में प्रवेश करता है। हिटलर को देखते ही कमरे में मौजूद अन्य लोग खड़े हो जाते हैं। सम्मानपूर्वक बोस भी खड़े हो जाते हैं। हिटलर बोस के पास आता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, भारत के युवा नेता हिटलर का अभिनंदन स्वीकार करें। बोस हिटलर को देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। हाथ मिलाने से हिचकते हुए बोस को देखकर हिटलर ने खुद अपमानित महसूस किया। वहां खड़े लोगों के चेहरे पर भी तनाव उभर आया। बोस थोड़ा ठहर कर कहते हैं, मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। अहंकार और गुस्से से भरा हिटलर अपने इस अपमान से तिलमिला उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पास आकर मेरा इस तरह से अपमान करे? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? कमरे में सन्नाटा छा गया था और हिटलर के सहयोगी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बोस बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हिटलर से पूरा विश्व डर रहा है, लेकिन आप हिटलर है ही नहीं। इसीलिए मैंने हिटलर का कोई अपमान नहीं किया। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं यकीनन उनका स्वागत पूरे जोश से करता। हिटलर ने हाथ पीछे करते हुए गुस्से से कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? बोस ने फिर से कहा, यही कि आप हिटलर नहीं हैं, बल्कि उनके हम शक्ल हैं। बोस को पता था कि हिटलर के पास कई हम शक्ल हैं। वो उन्हें जानबूझकर हिटलर की वेशभूषा में रखता है। अपने दुश्मनों को मात देने का ये भी तरीका था उसके पास। खुफिया बंकर में रहने के बावजूद हिटलर को ये अंदेशा रहता था कि उसके दुश्मन कभी यहां तक भी पहुंच सकते हैं। मगर सुभाष एक बेहद चालाक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें हिटलर के ऐसे चाल के बारे में पहले से पता था। बोस के इतना कहते ही हिटलर उनको फिर घूरता है और कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी एक और शख्स कमरे में दाखिल होता है। उसे देखते ही सब पीछे हट जाते हैं। वो शख्स देखने में इतना खड़ूस था मानो आंखों से ही किसी को कच्चा चबा जाए।
अंदर आते ही उसने बोस से पूछा, आपने हिटलर को हिटलर का हम शक्ल बोल दिया। मालूम होता है कि आप भी अपनी पहचान छुपा रहे हो। आप भी कोई जासूस या ब्रिटिश सैनिक हो सकते हो। बोस समझ गए कि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि हिटलर का खास सलाहकार और क्रूर वैज्ञानिक आइकमैन है। बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप यकीनन मुझ पर शक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका शक दूर किए देता हूं। ये कहते हुए बोस ने कल रात जासूसों के द्वारा दी हुई परमिट को उनके सामने पेश कर दिया। आइकमैन पहले तो थोड़ा गुस्साया, लेकिन फिर बोस की तरफ ठंडे नजर से देखा और बोला, वेलकम टू नाजी जर्मनी। आप जल्द ही हमारे नेता से मिलेंगे। ये बोलकर उसने रिबेनट्रॉप को जर्मन भाषा में कुछ निर्देश दिए और वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे वो नकली हिटलर भी चला गया। सुभाष की नजर अभी वहां खड़े हर शख्स को बारीकी से देख रही थी। रिबेनट्रॉप जो अभी तक अपनी सांसें रोककर खड़ा था, वो बोस से बोला, सुभाष, ये मशहूर वैज्ञानिक आइकमैन था। इसने ही जूस को गैस चैम्बर में बंद करके मारने के प्लान का आइडिया हिटलर को दिया था। ये हिटलर का सबसे खास सलाहकार है। बोस ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे आइकमैन को जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि मैं असली हिटलर से कब मिल रहा हूं। बोस की व्याकुलता देख रिबेनट्रॉप ने कहा, भले ही आइकमैन को जानने में आप दिलचस्पी नहीं रखते हैं, और इस वक्त आप हिटलर से मिलेंगे या नहीं, ये तय करने का हक सिर्फ इसी शख्स के पास है। हिटलर के हम शक्ल को भेज वो आपकी परीक्षा ले रहा था, और मुझे लगता है मिस्टर बोस कि आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं। आइकमैन ने अभी जाते हुए मुझे बताया कि हिटलर आपसे प्रूशिया में उनके मिलिट्री बेस पे मिलेंगे। 28 मई को हम एक स्पेशल विमान से प्रूशिया के लिए रवाना हो जाएंगे। हिटलर से मिलने की 2 विफल कोशिशों के बाद आखिरकार 28 मई को बोस प्रूशिया पहुंचे। अगले दिन उन्हें हिटलर से मिलना था। प्रूशिया पहुंचते ही उन्हें हवाई अड्डे से हिटलर के कुछ लोगों ने बाहर निकाला। कई सारे गुप्त स्थान से होते हुए और हिटलर के अधिकारियों से मिलते हुए बोस उस मिलिट्री कैंप में पहुंचे जहां उन्हें हिटलर से मिलना था। आखिरकार उन्हें रिबेनट्रॉप और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ एक कमरे में ले जाया जाता है, जो कमरा कम पुस्तकालय ज्यादा लग रहा था। कमरा सामान्य रूप से काफी सुसज्जित था, लेकिन वो इतना छोटा था कि केवल कुछ लोग ही उसमें बैठ सकते थे। वहां मौजूद कुछ लोगों को बोस जानते थे। विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप, राजदूत हेवल और हिटलर के निजी दुभाषिया श्मिट पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। सामने की दीवार पर 2 बड़े नक्शे थे, एक यूरोप और एशिया का नक्शा और दूसरा जर्मनी के युद्ध मोर्चों को चिन्हित करता था। जैसे ही बोस ने कमरे में कदम रखा, हिटलर ने उनका स्वागत काफी गर्मजोशी के साथ किया। आजाद हिंद के नेता, आइए आइए। बोस हिटलर के पास गए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूं। हिटलर ने बोस से सम्मानपूर्वक हाथ मिलाया। नेताजी ने उपहार स्वरूप करीने से कागजी में लिपटा एक डिब्बा उसके सामने रखा। हिटलर मुस्कुराया और उस गिफ्ट को न खोलते हुए उनसे पूछा, क्या है इसमें? बोस ने कहा, एक पेंटिंग है आपके लिए। बोस का जवाब सुन हिटलर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी जिंदगी इस वक्त लहू के रंग से सनी हुई है। अब बाकी रंगों की अहमियत मेरे लिए खत्म हो चुकी है। इसकी इस बात पर जवाब देते हुए बोस कहते हैं, आपकी जिंदगी लहू के रंग से सनी हुई है और मैं इस वक्त मेरे देश भारत के लिए अपना लहू देने को तैयार हूं। वहां बैठे सभी लोग अब बोस की तरफ देखने लगे। बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महामहिम, भारत को स्वतंत्र बनाने की मेरी इच्छा मुझे यहां खींच लाई है। हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, और अगर हमें देखकर मेरे 38 करोड़ देशवासी अपने बदन का एक बूंद लहू भी हमें दे दें तो हम आसानी से आजादी हासिल कर लेंगे।
और ये तभी मुमकिन है जब हमें तीन शक्तिशाली देश जर्मनी, इटली और जापान का समर्थन मिल जाए। हिटलर हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि आप पहले ही इटली और जापान से बात कर चुके हैं। क्या कहना है उनका, कुछ बताना चाहेंगे? बोस ने थोड़ा गंभीर होकर कहा कि जर्मनी की मदद के बिना ब्रिटिश सरकार को हराना मुश्किल काम है। अब हिटलर ने अपना दूसरा रंग दिखाने की तैयारी की। हिटलर बोस को उकसाने के लिए अपनी मुट्ठी बंद करके बहुत ही कठोर स्वर में बोला, मुझे लगता है कि भारतीय आत्मा क्षीण हो गई है। हिटलर ने जैसे ही ये कहा, बोस तीखे स्वर में बोल पड़े, महामहिम, आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा स्पष्ट होकर बताइए। हिटलर ने अपना रौब झाड़ते हुए कहा, 38 करोड़ लोगों का एक विशाल देश है आपका, फिर भी आपने इंग्लैंड से आए 2000 बाहरी लोगों को अपने देश पर कब्जा करने दिया। वो आपको आपके ही देश में गुलाम बनाए रखते हैं, 200 साल तक आपका मुंह बंद रखते हैं। हमें देखिए, हमारी आबादी आपके मुल्क की जनसंख्या की आधी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आधे यूरोप पर शासन कर रहे हैं और जल्द ही पूरे विश्व पर हमारी हुकूमत होगी। जानते हैं हमारे और आपके बीच इतना अंतर क्यों है? हिटलर की बातें सुन शांति से कहते हैं, क्यों है? अब हिटलर बोस के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और बेहद अहंकार के साथ कहता है, क्योंकि हम आर्य के वंशज हैं। हमारी जाति विश्व की सबसे ऊंची जाति है। हम लोग विश्व पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं और आप भारतीय लोग गुलाम रहने के लिए। हिटलर का ये जवाब सुन बोस गुस्से से तिलमिला उठते हैं, पर अगले ही पल वो अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगते हैं। वो हिटलर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, हजारों साल पुराना देश भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां आर्यन, द्रविडियन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब एक साथ रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। भारत गौतम बुद्ध की जन्म और कर्म भूमि है। भारत की भूमि पर ही विवेकानंद का जन्म हुआ और भारत की धरती पर ही कबीर और गुरु नानक जैसे संत लोगों ने जन्म लिया। हम अमन और शांति से रहने वाले लोग हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम विजयी होने का प्रण कर लें तो फिर कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। फिर चाहे वो आर्यन हो, चीनी हो या फिर तुर्की हो या फिर कोई और, किसी भी मुल्क को हराकर उस पर राज करना हमारे संस्कार का हिस्सा नहीं है। हम शांति और प्यार पर विश्वास करते हैं और अपने इसी हुनर से हमने दुनिया का दिल कई बार जीता है। हाँ, ये सच है कि इतिहास में हमने कई बार गलतियां की हैं, कई बार हमारी एकता टूटी है और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज हमारे देश में घुस आए। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें और इस काम का अंजाम देने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। हमारी कमजोरी क्या है ये सुनने में इतनी दूर नहीं आया हूं। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मुझे अपना कीमती समय बर्बाद करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। शोलों की तरह दहकता हुआ जवाब सुनकर उस कमरे में मौजूद बाकी लोग हिटलर की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा होने लगा था कि अब किसी भी वक्त हिटलर अपने गुस्से पर काबू खो देगा और उनका नुकसान सुभाष को होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। हिटलर अब बिल्कुल शांत था। उसने इतनी देर हुई बातचीत में पहली बार सुभाष को बैठने का कहा। सुभाष वहां बैठ गए। अगले ही पल उनके ठीक सामने हिटलर भी बैठ गया। बाकी लोग पहले की तरह खड़े रहे। अब हिटलर ने जब दोबारा बात करना शुरू किया, पहले से कहीं ज्यादा सम्मान के साथ बोस से बात करने लगा। उसने कहा, मिस्टर बोस, मैंने आपकी बहादुरी के कई किस्से सुने हैं, मगर आज आपको सामने से इतना निर्भीक होकर बोलते हुए देख अच्छा लगा। आप में वाकई इतनी क्षमता है कि आप 38 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर सको। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में इतनी हिम्मत और ताकत आती कहां से है। मैं अपने सामने बैठे बहादुर शख्स सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। हिटलर का सवाल सुन एक पल के लिए
बोस ने नजरें घुमाकर उस कमरे में खड़े बाकी लोगों को देखा। सबकी नजरों में बोस के लिए सम्मान झलक रहा था। सबको एक नजर देखने के बाद बोस ने शांत ढंग से कहा, असली सुभाष को जानने के लिए आपको मेरी कहानी शुरू से जाननी होगी। उस वक्त से जब मैं भारत के एक कटक प्रांत में पैदा हुआ था। हाँ, तो वहीं से शुरू कीजिए, सुनना चाहूंगा मैं सन 1897 में पैदा हुआ। मेरी माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस है। हिटलर का जवाब सुन भारत के निडर नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी की कहानी को बयां करना शुरू किया। एक लंबी कहानी जिससे दुनिया को पता चलने वाला था कि कटक में पैदा हुआ एक बालक जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था, वो नेताजी कैसे बने। अगर हिटलर के साथ साथ आप भी बोस की कहानी सुनना चाहते हैं तो बनिए हमारे निडर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनकहे और अनसुने किस्से।